देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम विकास है और मैं एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं। वैसे तो मैंने भूत प्रेत की कहानियां तो काफ़ी सुनी थी, लेकिन मैंने कभी भी इन चीज़ों पर यकीन नहीं किया। लेकिन एक रात ने मेरी ज़िंदगी को पूरे तरीके से पलट कर रख दिया। हुआ कुछ ऐसा था कि एक शाम तकरीबन 4:30 बजे मैं अपने ऑफिस से अपने घर लौटा तो आज मुझे काफ़ी देर हो चुकी थी। आज बादलों की गड़गड़ाहट से ऐसा लग रहा था बहुत ही जल्द बारिश अपना कहर बरपाने वाली है। मैं चुपचाप किसी तरह अपने घर के अंदर प्रवेश कर चुका था। ठंडी ठंडी हवाओं के बीच आज का नज़ारा ही कुछ अलग लग रहा था। मैं अपने कदम पटकते हुए जब अपनी बीवी के पास पहुंचा तो वो मुझे भला बुरा कहने लगी, क्योंकि गलती से मैंने उसके द्वारा मंगाई गई 2 चीज़ों को अपने ऑफिस के अंदर ही छोड़ दिया। और पत्नी का गुस्सा तो मेरे लिए बड़ा ही खतरनाक होता था। उस वक्त मुझे भी गुस्सा आ गया और मैं तुरंत ही उन्हीं कदमों को अपने घर के बाहर पटकते हुए वापस से अपनी बाइक को स्टार्ट करने लगा और उस सामान को लाने के लिए ऑफिस की तरफ चल दिया। धीरे धीरे समय तो कटता जा रहा था और जब मैं ऑफिस पहुंचा तो मैंने देखा कि ऑफिस के सामने ताला लगा हुआ था, यानी कि अब सभी लोग घर लौट चुके थे। मुझे अपनी बीवी का गुस्सा बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था, जिस वजह से मैंने आज घर न जाने का फैसला किया और किसी होटल पर रुकने का निश्चय किया। लेकिन इससे पहले मेरे फ़ोन की घंटी बजने लगी। मैंने फ़ोन रिसीव किया तो मैंने देखा कि फ़ोन पर मेरी मम्मी थी। मम्मी मुझे फटकार कर घर आने को बोल रही थी, लिहाजा मैंने वही किया। मम्मी के बुलाए अनुसार मैं अपने घर की तरफ वापस चल दिया और बाद में जब मैं अपने घर के अंदर पहुंचा तो मेरी बीवी की गुस्से भरी आंखें अभी भी मुझे डरा रही थी। मैं चुपचाप अपने घर में लौट गया और आराम करने लगा। रात के तकरीबन 9:30 बजे के आसपास मेरी मम्मी मेरे खातिर खाना लेकर मेरे कमरे में पहुंची तो उस समय मैं आधी नींद में था। लेकिन मेरी मम्मी ने बताया कि आज तुम्हारी पत्नी की तबीयत खराब चल रही है, उसका पूरा शरीर बुखार से तप रहा है। मेरी मम्मी की बातें सुनकर मैं अपने बिस्तर से उठा और गर्म पानी से मुंह धोकर वापस अपनी मम्मी को सारी बात पूछने लगा। मेरी मम्मी बोल रही थी कि उसे अस्पताल में लेकर जाना चाहिए, वरना उसकी तबीयत में कोई सुधार नहीं आएगा। रात के करीब इस समय 10 बजने को आए थे और वैसे भी ठंड के इस मौसम में अपने घर से बाहर निकलना भी बड़ा ही मुश्किल होता है। पहले तो मैंने अपने कुछ दोस्तों को फ़ोन किया था ताकि हम गाड़ी लेकर निकल सके। दोस्तों ने बताया कि वो सभी अपने अपने काम में व्यस्त हैं। तो फिर क्या था, मैंने अपनी स्प्लेंडर बाइक को स्टार्ट किया और मेरी बाइक को लेकर उस सुनसान अंधेरी रात में निकल पड़ा। हमारे घर से अस्पताल की दूरी बहुत ज़्यादा थी, जिस वजह से हमें वहाँ पहुँचते पहुँचते करीब 1 घंटे का वक्त लगने वाला था, क्योंकि हमारा गाँव शहर से बहुत ज़्यादा दूरी पर था। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रखी थी कि हम जल्दी से जल्द अस्पताल में पहुँच जाएं और अपनी वाइफ का इलाज करवाने के बाद जल्दी से घर लौट सकें, क्योंकि मुझे सुबह जल्दी ऑफिस के लिए भी निकलना था। तो हमारी बाइक भी अच्छी खासी रफ्तार से भाग रही थी कि तभी एक अंधाधुंध आदमी उस सर्द रात के बीच सड़क पर इधर उधर भटक रहा था। उस आदमी को यूँ भटकता देख मुझे ऐसा महसूस हुआ कि इसकी जान जा सकती है, क्योंकि कोई भी कार कभी भी इस शख्स को टक्कर मार सकती है। लिहाजा मैंने उस आदमी को सड़क पार करवाने का फैसला किया। फिर मैं अपनी बाइक से नीचे उतरा और उस आदमी का हाथ पकड़ने लगा। बड़ा ही ठंडा हाथ था, जिस कारण एक पल के लिए मुझे भी कभी महसूस हुई। और उस आदमी का हाथ पकड़ने के बाद मैं तो उस शख्स को सड़क पार करवाने लगा, जो बेचारा काफ़ी समय से इस सड़क पर अटका हुआ था। वो बूढ़ा भी चुपचाप चल दिया। वो बूढ़ा जब सड़क से नीचे उतरा तो उसके चेहरे से एक अजीब सी स्माइल झलकने लगी। पता नहीं उस आदमी की हरकत कौन सी चीज़ बयां कर रही थी। मैं बिना ध्यान दिए वापस बाइक के पास लौट आया और मैं अभी भी बिना टाइम बर्बाद किए अपनी बाइक लेकर वहाँ से निकल पड़ा। इस बार मुझे अपने पैरों के ऊपर कुछ अजीब सा फील हो रहा था, मानो किसी ने मेरे पैरों पर पानी डाल दिया हो। एक बार के लिए जब मैंने अपने पैरों की तरफ देखा तो मैंने पाया कि मेरे पैरों के ऊपर कुछ लाल लाल लगा हुआ था और बेशक ये खूनी था, जिस कारण मेरे पैर सड़ रहे थे। अपने पैरों की ये दशा देख मैं थोड़ा विचलित होने लगा। इस बार मैं अपनी बाइक को साइड में तो लगाना चाहता था, लेकिन दूसरी तरफ मुझे अस्पताल के लिए भी देरी हो रही थी।
मेरे पास से गुजरने वाली गाड़ियों की स्पीड बहुत ही ज़्यादा थी, जो बहुत तेज़ी से गुजर रहे थे। अब अस्पताल की दूरी यहाँ से सिर्फ 10 मिनट की थी, मगर एक छोटे से हादसे ने मेरे अंतर्गत कुछ डर जैसा भर दिया, क्योंकि मुझे लगा कि शायद मेरी बाइक की टक्कर खाने के बाद किसी की मौत हुई है और इसी वजह से मेरे पैरों पर खून लगा है। मुझे एक बात तो समझ नहीं आ रही थी कि ये खून आया तो आया कहाँ से। अभी भी मेरी बाइक अच्छी रफ्तार के साथ में अस्पताल की तरफ दौड़ रही थी और फिर सब कुछ मेरे ध्यान से निकल गया और मैं किसी तरह अस्पताल में दाखिल हुआ तो मैंने सबसे पहले पर्ची कटवाई और अपनी वाइफ को दिखाने लगा। आधे घंटे के प्रोग्रेस के बाद डॉक्टर ने बताया कि मेरी वाइफ को डेंगू हुआ है, जिस कारण उन्होंने कुछ मेडिकल दवाएं ली थी। क्योंकि डेंगू का असर इस वक्त ज़्यादा नहीं था तो वो मेडिकल दवाइयों से जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। मुझे राहत की सांस मिली और मैं अपनी वाइफ को लेकर अपने घर की तरफ चल पड़ा। खतरों की ये रात अभी तो बस शुरू हुई थी। जब मेरी बाइक ने बीच रास्ते में धोखा दिया तब जाकर मेरा दिमाग खिसक गया, क्योंकि आज से पहले मैं कभी भी बीच रास्ते में इस तरह से नहीं अटका था जैसे कि आज अटक गए। क्योंकि मेरी बाइक अचानक ही बंद पड़ चुकी थी और मैं बार बार अपनी बाइक का किक मारता रहा, लेकिन वो बिल्कुल भी स्टार्ट ही नहीं हुई। पता नहीं अचानक से मेरी बाइक को ऐसा क्या हुआ कि सब कुछ असमंजस में दब गया। मैं दोबारा कोशिश करता रहा, लेकिन मैं हर कोशिश में नाकामयाबी हासिल कर रहा था। मैं समझ चुका था कि आज मेरी बाइक का इंजन डेड हो चुका है और अब उसे ठीक करना मेरे बस की बात नहीं है। और ये वजह जानकर मैं अपने आसपास से गुजरने वाली गाड़ी को रुकवाने की कोशिश करने लगा। एक तो सड़क के ऊपर गाड़ियाँ काफ़ी कम नज़र आ रही थी और ऊपर से उस सड़क के बगल में पड़ने वाला वो सुनसान इलाका बड़ा ही डरावना दिखाई पड़ रहा था। लेकिन मुझे इन चीज़ों से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। लेकिन वहीं दूसरी तरफ मेरी पत्नी को घबराहट हो रही थी कि उन्होंने इस जगह पर आकर किसी गलती को अंजाम तो नहीं दिया है, क्योंकि वो भगवान के साथ साथ भूतों में भी विश्वास करती थी। दोस्तों, कहते हैं ना, सच्चाई किसी से ज़्यादा देर तक छुपी हुई नहीं रह सकती। कुछ ऐसा ही मेरे साथ भी होने वाला था। जब मुझे एक बार फिर वो बुढ़ा और अंधा शख्स नज़र आया तो इस बार का जो नज़ारा था वो पहले वाले नज़ारे से बहुत अलग और भयानक था। इस बार उस आदमी की सफ़ेद सफ़ेद आंखें मुझे और मेरी वाइफ दोनों को आसानी से देख सकती थी। ऐसा लग रहा था मानो उसकी आंखों में किसी सफ़ेद रंग का कोई पत्थर चढ़ गया। उसकी दोनों आंखें उस अंधेरी रात में कुछ ज़्यादा ही चमक रही थी। इस वक्त मेरी वाइफ तो पूरी तरह से घबरा चुकी थी और बची कुछ कसर उस आदमी के उल्टे कदमों ने पूरी कर दी। हम दोनों पूरी तरीके से भय में थे। हमें ऐसा महसूस हो चुका था कि हमारे सामने खड़ा ये शख्स एक हैवान है और इस बारी वास्तविकता भी मेरे सामने थी और डर का एक समंदर भी मेरे सामने था। तभी मैंने अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा और सुनसान पड़े उस इलाके में घुसने लगा। हद तो तब हो गई जब हम दोनों ने उसी आदमी को अपने सामने पाया जिसके मुंह पर खून लगा हुआ था। मेरी पत्नी का कहना था कि ये एक वैम्पायर है जो सिर्फ खून पीता है। इंसानों को मारने के बाद उनका वो खून पी लेता है और अपनी शक्तियों को दुगना कर लेता है। यानी कि इस बार हम दोनों मौत के घाट उतरने वाले थे। इतनी जल्दी हिम्मत हारना भी हमें शोभा नहीं देता। उसी दौरान हमें एक पुराना और खंडर सा पड़ा मकान दिखाई दिया और शायद ये हमारे छुपने के लिए सबसे बेस्ट जगह थी। हम दोनों उस मकान की तरफ चलने लगे। उस मकान के सामने कोई दरवाज़ा नहीं था, हालांकि अंदर मकड़ियों के बड़े बड़े जाले लगे हुए थे। इसी बीच जब हमने उस कमरे के अंदर छेड़खानी की तो फिर चमगादड़ का एक बड़ा सा झुंड इधर से उधर भटकने लगा। मैं इस बात को समझ चुका था कि आज इस जगह को खाली हुए सालों बीत चुके हैं और अब हमें इसी घर के अंदर किसी कोने में छुप जाना चाहिए ताकि हम उस वैम्पायर का खाना न बन सके। मेरी पत्नी का पूरा शरीर बुरी तरह से थर-थर कांप रहा था। उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ रखा था और दूसरी तरफ मेरी जान भी अब हलक में थी। लेकिन मैं किसी तरह हिम्मत जुटाते हुए अभी भी बचने की कोशिश कर रहा था। खंडर पड़े उस मकान के अंदर से एक ईंट अचानक ही मेरे कंधे पर लग गई, जिस कारण मैं दर्द के मारे कराहने लगा और उस वक्त मेरे कराहने की आवाज़ सिर्फ मेरी बीवी ही सुन सकती थी। उस समय मुझे ज़ोरों से दर्द तो हो रहा था, लेकिन मैं अभी भी चुपचाप बैठा रहा। फिर मुझे किसी चीज़ के फड़फड़ाने की आवाज़ सुनाई दी
और इस आवाज़ को सुनकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि अवश्य ये आवाज़ किसी पक्षी के इधर उधर उड़ने की है। लेकिन ताज्जुब की बात तो ये थी कि इस खंडर पड़े मकान के अंदर ऊंचाई इतनी कम थी कि कोई भी इधर से उधर ठीक से चल भी ना सके। फिर ये पक्षी कैसे उड़ रहा था, मैं तो इस बात को समझ पाने में नाकाम था। लेकिन मुझे इतना तो विश्वास था कि यह सारी करतूतें उस वैम्पायर की हैं जो हम दोनों को ख़त्म करने के इरादे से घूम रहा है। मेरी पत्नी भय के मारे अब बेहोश हो चुकी थी। मैंने उसे वहीं कोने में लिटा दिया और मैं उसके बगल में बैठा रहा। शायद अभी तक ये जगह हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा सुरक्षित थी, लेकिन फिर मुझे उस पुराने पड़े छोटे से कमरे के अंदर कोई नज़र आने लगा। देखने में मुझे ये मेरी वाइफ ही लग रही थी, लेकिन वो तो मेरे बगल में थे। तो फिर वो कौन थे? और जैसा कि मैंने सुना था कि बुरी आत्माएं कभी भी अपने छल कपट के द्वारा हमें अपने शिकंजे में फंसा देती हैं, तो मैंने बिल्कुल भी हिम्मत नहीं की कि मैं उस कमरे से बाहर निकल सकूं। अब मेरी नज़रें इस समय मेरी पत्नी पर टिकी हुई थी। मैंने एक नज़र घड़ी की तरफ दौड़ाई तो मैंने देखा कि रात के करीबन 3 बजने को आए थे, यानी कि खतरों का सिलसिला अभी टला नहीं था। क्योंकि एक बात मैंने बुजुर्गों से सुनी थी कि रात के करीब 4 बजने के बाद भूत प्रेत की शक्तियाँ एकदम से कम होने लगती हैं और उनका साया भी टल जाता है। बस कुछ पल और मुझे हिम्मत जुटाए रखनी थी, फिर हम निकल ही सकते थे। फिर एक बार जोर के टॉयलेट ने मेरा पूरा का पूरा काम ही बिगाड़ दिया। अब मैं धीमे धीमे उस कमरे से बाहर निकलने लगा और उस कमरे से बाहर निकलने के बाद जिस नज़ारे को मैंने देखा है, शायद वो मेरी ज़िंदगी का अब तक का सबसे डरावना और खौफनाक मंजर है। मैंने देखा कि मेरी पत्नी का कटा हुआ थैल मेरे सामने पड़ा था और वो बुढ़ा और गंदा सा दिखने वाला वृद्ध उसका खून पी रहा था। उसका पूरा मुंह अब खून से सना हुआ था। उस समय मैं पूरा कांप उठा और डर के मारे मैं अपने कदमों को पीछे हटाते हुए वापस उसी छोटे से कमरे के अंदर पहुंचा तो मेरी वाइफ अभी भी उसी कोने में लेटी हुई थी। मुझे एक राहत की सांस मिली, लेकिन तब तक उस दरवाजे पर वो वैम्पायर दाखिल हो चुका था। लेकिन उसने हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया और मेरी तरफ एक हल्की सी मुस्कान देते हुए वो हवा में धुआं हो गया। और इस तरह कयामत की रात का अंत हुआ, क्योंकि अब सुबह के 4 बजे के बाद बुरी आत्माएं अपना बसेरा छोड़ देती हैं और शायद कुछ ऐसा ही उस वैम्पायर के साथ हुआ था। दोस्तों, आज इस घटना को बीते कई साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी इसका डर मेरे दिल में सिर चढ़कर बोलता है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।